सांतत्यता में जो अगला क्वेश्चन लिया गया है ये है a और b का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन f(x) x = 1 पर सतत है। पिछली बार जो हमने प्रश्न किया था उस प्रश्न में हमें एक अज्ञात राशि k का मान ज्ञात करना था। इस वाले प्रश्न में हमें एक साथ दो अज्ञात राशियां दी गई हैं a और b, और यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है पिछली बार के जैसा ही है कि हमें एक बिंदु दिया हुआ है और इस बिंदु पर यह बताया गया है कि हमारा फलन इस बिंदु पर सतत है। किसी भी बिंदु पर अगर कोई फलन सतत होता है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि उस दिए गए बिंदु पर फलन का मान उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया गया बिंदु 1 है, जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने समय सबसे पहले चरण में हम अपने फलन का मान दिए गए बिंदु पर ज्ञात करते हैं। दिया गया बिंदु हमारा x = 1 है, तो x = 1 पर जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो x = 1 पर फलन का मान 11 है, तो f(1) = 11। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x). हमारा बिंदु x = 1 है, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 1 और इसका मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h)। 1 - h का मतलब समझिएगा कि 1 में किसी चीज को आप अगर माइनस करेंगे तो 1 में अगर आप किसी चीज को माइनस करेंगे तो उसका मान 1 से छोटा हो जाएगा। अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो f ब्रैकेट में इस कोष्ठक में जो जगह है वो जगह तो x का है, f के ब्रैकेट में जो स्थान है वो स्थान x का है, और उस x की जगह पर आप एक ऐसा मान रखने वाले हैं जो अपने आप में 1 से छोटा है। तो x का मान जब 1 से छोटा होता है तब फलन 5ax - 2b हो रहा है, यानी इस वाले फलन में x के स्थान पर 1 - h रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारा ये फंक्शन f, हमारा ये फंक्शन 5a ब्रैकेट में x के स्थान पर हमने रखा है 1 - h और माइनस का 2b। हल करने के लिए तो यहाँ पर कुछ विशेष है नहीं, हम h का मान डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। h का मान अगर हमने डायरेक्ट 0 रख दिया, इसके स्थान पर यदि हमने 0 रखा तो 1 - 0 1 बचेगा, अर्थात ये पूरा हल होकर हमारा 5a - का 2b आएगा। 5a - का 2b, ये किसका मान आया? ये मान आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और ये हमारा f(x) और इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h) हो जाएगा ये। अब सोचिए f के ब्रैकेट में जो स्थान है वो स्थान x का है और x की जगह पर आप 1 + h रख रहे हैं। 1 + h का मतलब कि 1 में अगर आप कोई भी चीज जोड़ेंगे जाहिर सी बात है वो 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी x का मान अपने आप में 1 से बड़ा हो रहा है। x का मान अगर अपने आप में 1 से बड़ा हो रहा है, x का मान 1 से बड़ा में फंक्शन f(x) का मान 3ax + b है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारा फलन ये है, तो यहाँ पर 3a 1 + h और प्लस का b। यहाँ पर भी कुछ विशेष हल करने योग्य तो है नहीं, तो हम h का मान 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। h का मान 0 जो है h के स्थान पर रखने पर जब आप इसे हल करिएगा तो ये और कुछ नहीं 3a + का b आएगा। अब चूंकि हमारे प्रश्न में ये पहले से दिया हुआ है कि x = 1 पर ये दिया गया फलन सतत है, अर्थात चूंकि x = 1 पर
दिया गया फलन सतत है, अर्थात f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx होगा। f1 का मान हमारा 11 आया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा आया है 5a माइनस का 2b, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस अर्थात हमारा राइट हैंड लिमिट का मान हमारा आया है 3a प्लस का b। अब इसी को हमें हल करके a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहां से दो समीकरण आपके सामने नजर आएंगे। पहला समीकरण 5a माइनस का 2b इज इक्वल टू 11, चूंकि ये पक्ष जो है इसके बराबर है, ये हमारे लिए समीकरण 1 हो गया। और 3a प्लस b भी 11 के बराबर है, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये हमारे लिए समीकरण 2। आप लोगों ने दो चरों का रैखिक समीकरण करके एक चैप्टर पढ़ा होगा। दो चरों के रैखिक समीकरण में आपके सामने इसी प्रकार के दो समीकरण हुआ करते थे, जिन्हें आप किसी भी एक विधि से हल करते थे। चाहे आप विलोपन विधि से हल करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से हल करिए, आप इन सब तरह के प्रश्नों को आराम से हल कर पाते हैं। फिलहाल यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं समीकरण 2 में मैं अगर 2 से गुणा करके और उसे समीकरण 1 में जोड़ दूं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो है समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा 6a प्लस 2b और इधर 22, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर किसे जोड़ा जा रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा 5a माइनस का 2b इज इक्वल टू 11, और समीकरण 3 है हमारा 6a प्लस का 2b इज इक्वल टू 22। जब जोड़ेंगे ये 2b और ये 2b कैंसिल, 5a प्लस 6a 11a और इज इक्वल टू में 33। यहाँ से a का मान आपका 3 आ गया। 11a इज इक्वल टू 33, तो सोचिए a इज इक्वल टू 3 आ गया, और इस a के मान को आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। हम इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं। a इज इक्वल टू 3 समीकरण 2 में रखने पर किस में रखा जा रहा है, समीकरण 2 में। a के स्थान पर आपको क्या रखना है, a के स्थान पर आपको 3 रखना है, तो ये हमारा 3 इंटू 3 प्लस का b इज इक्वल टू 11 है। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, ये 9 उधर जाकर माइनस होगा, तो b का मान अपने आप 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हल करने पर हमें b का मान 2 मिला। अतः a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। हल करने पर हमें a का मान 3 मिला और b का मान 2 मिला।